अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अपना ख्याल तो हम कहीं ना कहीं रख ही लेते हैं, लेकिन अपने से जुड़े रिश्ते और कुछ ऐसे लोग जो हमसे नाराज़ होते हैं ना, उनको मनाने में कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी देर कर देते हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को मजबूती से थामे रखें। उनके हवाले से जो है ना, गफलत नहीं बरतनी चाहिए। इस पर आज मैं बात नहीं करूँगी, ये सिर्फ वैसे ही थोड़ा सा मैंने कहा ऐड ऑन ज़रूर कर लूँ। आज मैं जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं ना, उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि आज के जदीद दौर में आपको पता है कि नफ़रत और जो अपनी फ़ितरी शख्सियत है ना, उससे दूरी हमारी ज़हनी दबाव का सबसे बड़ा सबब बन रहा है। कि जिद्दत जहाँ अपने साथ एक ख़ास कशिश, एक शिद्दत लेकर आती है ना, तेज़ रफ्तार तरक्की के इस दौर में ये अपने साथ कई चैलेंजेस भी हमारे लिए लेकर आती है। हर इंसान तेज़ी से कामयाब होना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश में मसरूफ़ रहता है, काम करता है, मेहनत करता है, और जिसकी वजह से ज़हनी और जिस्मानी दबाव में हमारा इजाफ़ा होता जा रहा है। अब मुआशी खुशहाली और पेशा वराना तरक्की ने ना इंसान के लिए दोहरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा दी हैं, जो अक्सर ज़हनी सुकून छीन लेती हैं। पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहा है। मुआशी, समाजी और नफ्सियाती ये अफरा तफरी है ना, इसने बेसुकूनी और बेयकीनी की सूरत हाल को जन्म दी है। लोगों के चेहरों पर, लोगों के रवैयों में मायूसी आती जा रही है, ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा है, बेचैनी की कैफियत नुमायाँ होती जा रही है। अब काबिले फ़िक्र ये बात है कि हमारे यहाँ ज़हनी सेहत और दबाव को संजीदगी से नहीं लिया जाता, सीरियस नहीं लिया जाता, जिसकी एक बुनियादी वजह आम लोगों में आगाही और शऊर का फुकदान है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस है, उसके मुताबिक तकरीबन 80% अफराद काम की जगह पर तनाव महसूस करते हैं और तकरीबन निस्फ यानी कि उसका आधा इस तनाव पर काबू पाने का तरीका सीखने में मदद की उनको ज़रूरत होती है। तो इसलिए इमोशंस को कह लें कि ऑपरेट करना, उनको समझना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसके बारे में आपको टेक्निक्स भी बताते रहते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को भी बुलाते रहते हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि इस ज़िंदगी को हमने आसान कैसे बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये आज का हमारा पैगाम था। आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज ना बहुत ही मज़े का सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बल्कि आपके लिए लेकर आए हैं कि जो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और इवन दो के बूढ़े भी बहुत ज़ोरों शोर से और मज़े से खा रहे होते हैं। ऐसी वो चीज़ है। चॉकलेट की मैं बात कर रही हूँ कि इतनी महंगे ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं, चॉकलेट्स इतनी महंगी मिलती हैं और वो मज़े की भी होती हैं, लेकिन जेब पर भारी पड़ती हैं। तो आज हम ऐसी आपको चॉकलेट्स की रेसिपी बनाना सिखाएंगे घर पर, जो आप इजीली अपनी बजट में रहकर जो है ना, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कोई इवेंट आ जाता है उसके लिए घर पर ही इजीली बना सकते हैं। तो उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है, आमना लतीफ़ हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में, जो कि अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं। तो आज हमें चॉकलेट की कुछ रेसिपीज़ हैं वो बनानी सिखाएंगी। आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, थैंक यू सो मच। वालेकुम। आमना, आज चॉकलेट लेकर आई हैं आप? बिल्कुल जी, मैं चॉकलेट लेकर आई हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस भी है और है। मैं खुद भी बहुत शौक से खाती हूँ। हाँ, मैं खुद खाती हूँ बहुत शौक से। और मैंने जैसे कहा है ना कि हर किसी को पसंद होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं है, ये बड़ों को भी पसंद होता है। और ये ऐसी चीज़ है। तो आज क्या चॉकलेट से क्या बना रही हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और घर में बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ भूख लगती रहती है और कुछ ना कुछ मीठा खाने का इनका दिल करता है। तो जैसा आपने कहा है कि मार्केट के अंदर डेफिनेटली बहुत महंगी चॉकलेट मिलती है। अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें मदर्स, और ये कंपाउंड चॉकलेट मिलती है जो कि बड़े ब्लॉक्स में भी मिलती है, डार्क चॉकलेट आपको हर जगह मिलती है, क्योंकि चॉकलेट को खाना डार्क चॉकलेट के तौर पे चाहिए। जो मीठी चॉकलेट होती है उसमें चीनी ज़्यादा होती है, मिल्क कंटेंट होता है। तो एक्चुअली जो अफादियत की चीज़ है वो कोको पाउडर है, डार्क चॉकलेट। आपकी ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए भी बहुत अच्छी है और हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी है। और अभी आपने जो मेंटल हेल्थ की बात की है, डेफिनेटली इट हेल्प्स विद एंग्जाइटी, स्ट्रेस
और आपके मूड स्विंग्स और इमोशनली जो आप ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उसको बहुत स्टेबिलिटी देती है। ओके, सो यू आर यूजिंग डार्क जी चॉकलेट? जी, आई एम यूजिंग डार्क चॉकलेट Okay. बिकॉज मैं नॉर्मली जो डार्क चॉकलेट बाज़ार में मिलती है इम्पोर्टेड, वो 70% प्लस होती है। Okay. वो बहुत बिटर होती है, उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं अपना ब्लेंड बनाती हूँ अबाउट 65%। तो मैं दो को मिक्स करके अनस्वीटन डार्क चॉकलेट और थोड़ी सी स्वीटन, Sweetened, जी हाँ, बिल्कुल। okay. तो जो हमारे मुल्क में मिलती है लोकल चॉकलेट आप जाएं, क्योंकि वो फिर आपको रीज़नेबल भी मिलती है। सो वो आपको कोई 1000-1200 के अंदर आपको हाफ किलोग्राम आराम से मिल जाती है। okay, अब okay. आधा किलोग्राम बहुत ज़्यादा चॉकलेट होती है, तो इसको आप आराम से चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बच्चों के लिए बनाएंगे। तो साथ अगर आप नट्स ऐड करें तो उससे आपकी शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बच्चे हाइपर हो जाते हैं चॉकलेट खा के, इसलिए माओ को ज़रा फिक्र होती है। लेकिन एक्चुअली वो शुगर स्पाइक होता है। Okay. तो जब आप चॉकलेट के साथ नट्स को ऐड कर देंगे या कोई हेल्दी स्वीट डेट्स या किशमिश इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाता है। और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिलते ही हैं जी। नट्स के साथ। तो नट्स में नेचुरल प्रोटीन होती है, फाइबर एंड फैट, ऑल दैट कंट्रीब्यूट्स, और उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो लो हो जाता है। So what तो we are मेरा- making जी। with chocolates? यस, सो नाउ आई हैव दिस डार्क चॉकलेट मेरे पास, थोड़ी सी मैंने पहले मेल्ट कर ली थी ठीक ताकि है, टाइम सेव हो okay. जाए, बट आई कैन शो यू हियर। इस तरह से आपको इस तरह बस से छोटा हमें कट मतलब करके बड़ा सा ब्लॉक मिलता है, उसके हमने छोटे उस छोटे से चंक्स कर बिल्कुल, लेने हैं। आप अगर पूरा भी लेते हैं 2 ठीक है। किलोग्राम का यूजुअली मिलता है, तो 3.5 Okay. to 4,500 के अंदर लोकल चॉकलेट्स मिल जाती हैं। Okay. उसमें से आप बहुत सारी चॉकलेट बना के स्टोर कर सकते हैं। Okay. चॉकलेट की जो है ना शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। फ्रिज में आप मैक्सिमम आराम कितनी होती है? देखें 2 साल तो वो लिखते हैं। Okay. अगर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से अफेक्ट ना हो Okay. तो आप आराम से फ्रिज के अंदर 2 साल तक रख सकते ओह हैं। वाओ। बाकी इसमें ठीक ख़राब है। होने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। सही है। देयर इज़ कोको, देयर इज़ फैट और देयर इज़ शुगर। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो ख़राब ये नहीं लॉन्ग होती। लास्टिंग होती Long है, ये lasting नहीं जल्दी होती है। खराब होती जी है। ठीक बिल्कुल। है। थोड़ा अगर होता है ना वो वाइट वाइट आता है तो उसको फैट ब्लूम या शुगर ब्लूम कहते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, वो खराब नहीं होता? जी, उसको आप ठीक गर्म है। करके दोबारा से अगर बिकॉज हम बनाएं। अब जैसे घर में चॉकलेट्स आती है ना, कोई बाहर से आता है तो वो जी, इतनी ढेरों सी चॉकलेट्स बिल्कुल, लेकर आते हैं, तो हाँ। हमें लगता है कि अच्छा 2-3 महीने में ना इसको खत्म कर दो, ये खराब ना हो जाए। Exactly, तो no. इट मींस कि वो चल सकती हैं। खाने में वो ठीक होती है, शक्ल उसकी थोड़ी बहुत थोड़ी सी फेडेड हो हाँ, जाती थोड़ी सी है। हो जाती है बिकॉज फ्रिज में पड़ी हुई है, लाइट चली जाती है, उस वजह से That's भी मेल्ट right, हो जाती that's है। right. सही सिर्फ है। उसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है। बिकॉज कोको जो है वो एब्जॉर्ब करती है ओके, फ्रेग्रेंस। सो अब मैं आपको वैसे तो माइक्रोवेव के साथ अगर आप बनाएंगे तो 5-10 मिनट के अंदर आप सारा इसको मेल्ट कर सकते हैं। लाइक एवरी 15 सेकेंड्स आप निकाल के इसको मिक्स करते रहें, ठीक है। एंड इट्स द ईजीएस्ट वे। Okay. बट बिकॉज यहाँ पे चूल्हा है तो आई जस्ट शो कि ये थोड़ा सा बस आपने पानी लेना है, इसको okay. डबल बॉयलर कहते हैं, और इसके ऊपर आप चॉकलेट को रख दीजिए, नीचे से टच नहीं करना चाहिए पानी को। Okay. तो बस थोड़ा पानी, सिर्फ स्टीम बात सही चाहिए है। जिस तरह से। एंड देन यू जस्ट वेट, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगा। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वरना वो नीचे की लेयर जो है वो जल जाएगी और ऊपर की जो लेयर है वो सॉलिड रहेगी। तो हर थोड़ी देर के बाद आप इसको देखेंगे वो नीचे से मेल्ट हो रहा होगा। कीप मिक्सिंग इट अप। सो सब चॉकलेट में जो मेन बात है कि आप इसको मिक्स करते रहें मेल्ट करते वक्त। इवन अगर आप माइक्रोवेव में भी करेंगे, एवरी 10 सेकेंड्स के बाद आपने इसको खोल के तो मिक्स करना है ताकि इसका टेम्परेचर वापस आ जाए। कोई भी जो है ना जगह ज़्यादा हीटेड ना हो जाए। ये जो प्रोसेस है ना इसको कहते हैं टेम्परेंस, और ये क्वालिटी जब आप खाते हैं तो ये आपके अंदर भी लेकर आती है। सो हॉट एंड कोल्ड जो हमारे अंदर होता है ना उतार चढ़ाव मूड्स का, तो वो हॉट टू कोल्ड, फिर आप उसको हॉट करते हैं फिर कोल्ड करते हैं, तभी इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको कैसे ये आया, सोच कैसे, आइडिया कैसे आया कि आपने चॉकलेट का बिजनेस करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक्चुअली मेरी वालदा डायबिटिक थी, तो बचपने से ही मुझे देखने को मिला कि जो आपके जो मूड्स कैसे अफेक्ट होते हैं शुगर के साथ, और शुगर आपको किस तरह से उसका उतार चढ़ाव जो है ना आपके ऊपर असर करता है। तो वो डायनामिक्स भी मैंने ऑब्जर्व किए, तो मैंने कहा कि अब मुझे अपने लिए कोई डिफरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा दैट आई डोंट पुट ऑन वेट एंड आई वांट टू ईट माय चॉकलेट आल्सो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम आई फिगर्ड कि चॉकलेट को खाने का तरीका एक्चुअली ये है कि आप डार्क खाओ और उसके अंदर आप नट्स ऐड करके खाओ। तो ये अगर आप देखें नाउ इट्स मेल्टेड एंड थोड़ी सी इसमें लम्प्स हैं, इनको भी मैं अभी थोड़ा सा और गर्म, क्योंकि मैंने इसको टेम्परेचर कम करना था तो मैंने इसको हीट से हटा लिया। अब ये थोड़े से लम्प्स रह गए हैं, सो आई जस्ट चेक। अब मैं इसको डाल के तो दोबारा से थोड़ी सी हीट दूंगी, देन अगेन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन आई एम गोइंग टू रिड्यूस द हीट। सो
जब व्हेन इट्स कम्प्लीटली मेल्टेड फिर मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करके आपको दिखाऊंगी। सिंपल से इसके अगर आप देखें मोल्ड्स आप यूज मोल्ड्स होते हैं बच्चों के लिए, बच्चे खुद भी बना सकते हैं। वन बाइट उनके लिए ये मोल्ड्स है ना। वन बाइट एंड फ्लावर्स, सो kids can really enjoy eating them also. एंड बड़ों के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैं पोर्शन कंट्रोल कैसे बनाती हूँ, पोर्शन साइजेस। चॉकलेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ तक पहुँची है, आप टेंशन ना लें। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में दांतों के मसाइल जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ एक तहकीक है, एक रिसर्च आई है, उसके मुताबिक 56% से ज़ायद जो अफराद हैं वो दांतों की कैविटी और दर्द का शिकार वो रहते हैं, जबकि बच्चों में ये शरह 70% से भी ज़्यादा हो जाती है। अक्सर लोग दांतों के दर्द को ना मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ पेन किलर पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन क्या वाकई ये जो दर्द होता है सिर्फ कैविटी की वजह से होता है या कोई अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है? तो आज हम दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलीमा मांझी ने हमें आज जो है ना वो ज्वाइन किया है, डेंटिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, आप बताएं, पहले चॉकलेट खाती हैं? बहुत कम। Being a dentist, so I have to avoid. But like we all got to know today कि dark chocolate is a safer option and she was really right कि उसमें sugar content थोड़ा कम हो, उसका replacement dates के साथ कर लें, मखाने के साथ कर लें, you can have nuts in it, तो वो healthy option हो जाता है बच्चों के लिए। वो healthy option हो जाता है, तो वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप हर चीज को eliminate कर दें अपनी लाइफ से। बैलेंस डाइट इज द की। अगर आप बैलेंस डाइट लेकर चल रहे हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप बीमार नहीं हो सकते, मुझे ये लगता है। खैर, आज हमने दांतों की सेहत के हवाले से करना है बात कि हर दर्द क्या कैविटी की वजह से ही हो रहा होता है या मुख्तलिफ दर्द होते हैं हमें और वो कोई साइंस दे रहे होते हैं हमें कि हमें दांतों का कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है? बिकॉज हमें ये लगता है कि अच्छा बच्चों को भी कैविटी है और शायद बड़ों को भी होगी, वो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो इसलिए दांत में दर्द है। अच्छा, सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमने चॉकलेट से बात की तो मेरे ख्याल से उससे लिंक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑडियंस को भी बता दें हम साथ साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीठा लेते हैं या कोई मीठी चीज़ लेते हैं तो उसको फ़ौरन जाके ब्रश कर लेते हैं। मैंने हमेशा से ये बताया अपने पेशेंट्स को भी और मैं आज भी बताऊंगी व्यूअर्स को कि हम आधे घंटे तक का वेट कर सकते हैं, आधे घंटे बाद कीड़ा अपना असर करता है, तो आधे घंटे के अंदर आपने अपना ब्रश करके, कुल्ली करके और साफ़ कर लेना है मुँह। अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसको आपको पता है कि वो आपके दांतों के अंदर स्टिक कर जाएगा, सो कीड़ा बनता कब है? जब आपके मुंह के अंदर कोई स्टार्ची फूड या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, दूध है, कुछ भी आप ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ शुगरी ले रहे हैं, वो आपके दांतों के अंदर स्टिक कर गई है, उसने वहाँ पे अमाइनो एसिड्स क्रिएट किए और आपको कन्वर्ट किया इनटू योर डिके या केरीज। अब जब वो केरीज आपके मुंह के अंदर आ गई तो उसको हटाने के लिए आपको या तो कुल्ली करनी है, ब्रश करना है। अगर आप कंटिन्यूसली वहीं पे स्टिक रखते हैं सालों तक, महीनों तक, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ केरीज। केरीज अगर रिमूव नहीं हुई फिलिंग के जरिए तो दैट विल कन्वर्ट इनटू रूट कैनाल। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला रीज़न आपने पूछा जो वो मैं बता दूँ कि हमारी सबसे पहली चीज़ जो होती है केरीज होती ही जो हमारी टूथ डिके होते हैं इन चीज़ों की वजह से, खानों की वजह से। सेकंड हमारा रीज़न हो सकता है कि पेशेंट जो है वो कुल्ली नहीं करता, नीम गर्म पानी में अगर वो कुल्लियाँ करे रोज़ाना खाने के बाद, ब्रश करने से पहले एक अपना रूटीन बना ले कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुल्लियाँ करें। ब्लड प्रेशर मरीज को हम कहते हैं नमक का नहीं करना इस्तेमाल, सिर्फ गर्म पानी से कुल्लियाँ करें, ये हम ब्रश से पहले कहते हैं करें। उससे आपके दांतों के अंदर जितने भी इम्पैक्शन है फूड की जो दांतों के दरमियान फंसी हुई है वो गश आउट होती है। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी गम स्वेलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रीज़न जो है दांतों के दर्द का या मुंह के जो डिकेज होते हैं उसके अंदर, तो अगर गम स्वेलिंग हुई है या प्लाक कैलकुलस वहाँ पे है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है जो पीले रंग का होता है, जो आपको पता है कि गंदगी की वजह से होता है, हमारे दांतों की सफाई नहीं होती। अक्सर पेशेंट हमें 100% यही बोलता है, मेरे क्लिनिक में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स यही कह के आते हैं हम तो ब्रश रोज़ करते हैं, बट डूइंग इट राइट इज़ द अदर वे। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपने ब्रश को जो है वो 45 एंगल पे रखें और उसे अच्छी तरह से दांतों और मसूड़ों की तरफ घुमाएं। हम दांतों की तरफ गुजारते हैं लेकिन उसको ऐसे घिसते हैं कि वो दांत भी घिस जाता है। फिर वो थर्ड कॉज आ जाता है दांतों के दर्द का, जिसे हम एट्रीजन कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं, कि आप दांतों को ब्रश करने से उसकी पूरी इनेमल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सो पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि दांतों को घिसना नहीं है, तेज तेज उसे 45 एंगल पे राउंड मोशन के अंदर मसूड़ों से दांतों की तरफ लेके जाना है। सो यहाँ आपके मसूड़ों का मसला भी हल हो जाएगा, दांतों का भी हल हो जाएगा, और आखिर में आपका आ जाता है कि मुंह के अंदर बदबू भी आती है। मुंह के अंदर बदबू उन पेशेंट्स को ज़्यादा आती है जो ब्रश नहीं करते या वो कुल्ली सही नहीं करते या वो ऐसी डाइट ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से उनके मुंह के अंदर स्टेन्स भी हो रहे हैं और वो वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है।
सो होता क्या है कि ज़बान के ऊपर पीलाहट हो जाती है, सफ़ेदी हो जाती है। बच्चे जो पैदा होते हैं उनको तो माँ के दूध की वजह से होता है कि वो सफ़ेदी होती है, वो तो बच्चे को आपको खुद करवाना है ब्रश। गॉस को लें, नीम गर्म पानी में डिप करें और बच्चे की ज़बान को साफ करवाएं। ठीक है। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रश के बैक साइड, ये किसी को भी नहीं पता कि उसके बैक साइड पे उसको रब करें, वो हल्के हल्के छोटे-छोटे से और इतना तेज नहीं कि उसमें से खून निकल जाए, उसे बिल्कुल साफ करना है आपने बस। और लास्ट में सबसे पहले अमल आपने करना है, सबसे पहले आप दांतों से, एंड में हमने खत्म करना है अपने टंग के ऊपर। सो उससे होता है कि आपका कंप्लीट हाइजीन आपको मिल जाती है। सो ये एक आपके ये भी रीज़न होता है, बहुत सारे दांतों में अगर हम फिलिंग के टाइम पे उसका अमल ना कराएं, वो रूट कैनाल में तब्दील होता है तो एब्सेस बन जाता है, वहाँ पे पेशेंट्स को दर्द होता है, वहाँ पे स्वेलिंग्स तक चली जाती हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि पेशेंट्स को दर्द क्यों होता है, बहुत ज़्यादा घिस के ब्रश करना, कीड़ा आ जाना, स्वेलिंग हो जाना प्लाक कैलकुलस की वजह से। इसके अलावा हार्मोन रीज़न भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स को तो ऑटो इम्यून डिजीजेज भी होते हैं। मुंह के अंदर थूक कम होता है, जिसे हम शॉगरिन सिंड्रोम कहते हैं, जीरोस्टोमिया कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर ये जीरोस्टोमिया होती है। शॉगरिन सिंड्रोम एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट्स के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो थूक कम हो जाता है, आंखों के अंदर भी पानी कम हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है। तो उन पेशेंट्स में कैविटी बनने का रीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा हमारा एक बफरिंग इफेक्ट होता है। सो हमारा सलाइवा जो होता है हमें मदद कर रहा होता है कि हम अपने दांतों को साफ भी करें। तो हमारे उन पेशेंट्स में जिनमें सलाइवा बहुत अच्छा होता है, जो पानी का इखराज अच्छा रखते हैं, जिनके पास वाटरी इंटेक्स बहुत अच्छे होते हैं, फूड वो बहुत वाटरी अच्छा खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, कक्यूम्बर्स खाते हैं, वाटरमेलन्स खाते हैं, लेमन लेते हैं, उन लोगों को जो है वो मैंने खास तौर पर देखा है उनकी कीरीज कम होती है। सो ये स्टडीज़ भी कहती हैं कि जिनकी पेशेंट्स में ये सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, फूड डाइट, तो उनको कभी भी शॉगरिन सिंड्रोम या ऐसी कोई डिजीज़ या जीरोस्टोमिया नहीं होगा, केरीज भी नहीं होगी अल्टीमेटली, क्योंकि अगर कम सलाइवा तो ज़्यादा केरीज। फिर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विटामिन सी की कमी के साथ। सो हम हमेशा उन पेशेंट्स को जिनके मसूड़ बहुत कमज़ोर होते हैं उनको हम मसूड़ों की पेस्ट तो देते ही हैं, बट साथ साथ कहते हैं कि विटामिन सी का इंटेक ज़रूर करें। सो विटामिन सी बहुत क्रूशियल है हमारे मसूड़ों के लिए। हमारे जो लाल हो जाते हैं, बिल्कुल आप देखते हैं डार्क रेड हो जाते हैं, पिंकिश इज़ वेरी गुड, बट बिल्कुल डार्क रेड यानी कि इन्फ्लेम्ड है, वो ठीक है। बिल्कुल उसको पे डीप क्यूरेटाज करके हम स्केलिंग पॉलिशिंग करके अच्छी तरह, लोग ये भी डरते हैं कि स्केलिंग कराएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, वो आपके मसूड़े ऑलरेडी कमज़ोर हैं, सही है, उसको साफ करना आपका काम है। एक साल में एक दफ़ा आप लाजमी करवाएं। वो लोग इसलिए भी डरते हैं ना कि अगर आप स्केलिंग करा रहे हैं तो उसके बाद सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद हमारे मसूड़े जो है ना वो ख़राब हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो इसलिए नहीं कराने चाहिए। हालांकि लोगों को ये नहीं पता होता कि वो तो सफाई ज़रूरी है, वो आपको ऑलरेडी डैमेज कर चुका है प्लाक कैलकुलस बैठ के। जब ये प्लाक कैलकुलस आपके दांतों पे बैठता है तो वो वैसे ही पुश कर रहा होता है आपके दांतों को, और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल कर देता है, ढीला कर देता है, तो आपके पास और कोई रीज़न नहीं बचता कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करवाएं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी हेल्थ का बिल्कुल आप जो है वो ध्यान रखें, और हर साल आपने स्केलिंग पॉलिशिंग लाजमी ज़रूर करानी है। ओरल हाइजीन का तो ध्यान रखना ही रखना है कि दांतों के हवाले से, क्योंकि आपके दांत अच्छे होंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो आप खूबसूरत नज़र आते हैं, आप जब स्माइल करते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो इसलिए दांतों का ख्याल रखें। अगर कोई भी दर्द है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो जाके एटलीस्ट डेंटिस्ट को साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करा लिया करें, अपना मुआयना करा लिया करें कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम निकल आती है तो उसका सोल्यूशन भी डॉक्टर आपको बता सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मौजूद थी। डॉक्टर सलीमा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। तो आमना की तरफ चलते हैं कि हमारी चॉकलेट्स कहाँ तक पहुँची हैं। जी आमना। जी मुनीबा, थैंक यू। अच्छा, सो जो इस टाइम में मैंने दो फ़र्क तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको दिखा दूं। एक तो ये मेरे पास मोल्ड है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू डोंट वांट टू बाय इट, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें भी आप बटर पेपर लगा के सिंपल ट्रे के अंदर आप ये बना सकते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि यू कैन हैव क्लस्टर्स। दिस इज़ एक्चुअली माई ब्रांड ऑल्सो, द क्लस्टर्स ऑफ नट्स विद चॉकलेट। तो उसमें आप सीड्स भी डालिए, चार मगज़ डालिए, सेसमी सीड डालिए, अगेन पम्पकिन सीड डालिए, इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। और हमारी चॉकलेट कंप्लीट होगी। चॉकलेट इज़ कंप्लीट, यस। और जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका, वो आप इसको इस तरह पैकेज में बिल्कुल ऐसे खाइए, आप किसी मोल्ड में डालिए, आप फूल बनाएं जैसे भी। देन देयर आर मोल्ड्स लाइक दीज आल्सो, बार्स के तौर पर, सो आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपका अपना शौक, आप जितना पोर्शन करना चाहो
आई प्रेफर बाइट साइज, ताकि ठीक है। आपको सारा हिसाब भी रहता है उसमें। चलिए जी, थैंक यू सो मच आमना, Thank इट्स you. लवली मीटिंग यू। आमना लतीफ़ Likewise. हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बड़ी मज़े की चॉकलेट जो है ना आप घर में इजीली बच्चों के लिए 1 बाइट भी बना सकते हैं। जो भी आप ऐड ऑन करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ताकि बच्चों को घर का खाना खाने की आदत पड़े और इस तरह की चीज़ें भी वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर कमिंग, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब अपने सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। आज के सेगमेंट में हम यही बात करने वाले हैं कि क्योंकि मैट्रिक का रिज़ल्ट आपको पता है कि आ चुका है, अब बच्चे जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस साइड पर जा सकते हैं, कौन सी फील्ड जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं जिनमें उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा बने। तो इस पर बात कर लेते हैं। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, तो उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। रज़ा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हम जागो लाहौर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आपको भी यही कहा जाता था कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है, मैट्रिक कर लो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे अच्छा, ज़माने ये में। हमारे दफ़ा तो यही कहा जाता था, बल्कि अभी भी बच्चों को कहा जाता है मैट्रिक कर लो उसके बाद आसान है। अच्छा, इसकी निस्बत हमने ये जुमला सुना था कि एफएससी जो है ना, फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर। अच्छा, तो ये सुना था हमने उस वक्त कि पहला साल जो होता है 11वीं क्लास का वो आराम का साल होता है, उसमें आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, जबकि ये भी सरासर गलत और झूठ था। हमें वहाँ भी पढ़ना पड़ा, एफएससी में भी पढ़ना पड़ा, यानी 12th क्लास में भी पढ़ना पड़ा। तो ये एक कहावत बनी हुई है वैसे बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए कि कम से कम मैट्रिक तो आप करें ना, मैट्रिक के बाद फिर अगला जो स्टेप आना है वो फिर इंशाल्लाह आप जब ये कर लेंगे तो फिर वो मुश्किल नहीं रहेगा, वो मुश्किल नहीं रहेगा जी। तो अब जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है, हमारे सामने ही है कि किस तरह प्राइवेट स्कूल्स ने कितनी परफॉर्मेंस दी और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या रेशो रही है और क्या परफॉर्मेंस रही है। क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? हमेशा की तरह हम पहले भी इसके ऊपर कई टॉपिक प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि किस तरह जो है ना वो चीज़ें आती हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि शायद इस साल जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा काम कर जाए। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों का भी मेरा हाल है कसूर नहीं है, टीचर्स का भी नहीं है। वो एक निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें एक लिमिट है, वो गाड़ी वो चल रही है जिसकी स्पीड लिमिट ही 40-50 है, वो उससे आगे जा ही नहीं सकती सही है। तो अब प्राइवेट सेक्टर के पास वो फैसिलिटीज़ हैं, वो पेरेंट्स मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास एक बहुत बड़ा जो एज है वो पेरेंट्स मौजूद हैं जो खुद भी पढ़े लिखे हैं और वो खुद बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। 50 से 60% जो फोकस है वो वालिदैन का होता है। अपने स्कूल में भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं इसमें स्कूल का कोई कमाल नहीं है, ये पेरेंट्स का कमाल है। बेसिकली ये बच्चे की पोजीशन नहीं है, ये पेरेंट्स की पोजीशन है। तो ये उसको प्राइवेट स्कूल को ये भी प्रिविलेज है कि पेरेंट्स बहुत उसके पढ़े लिखे काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, फिर वहाँ पे फैसिलिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपने जो रिजल्ट देखा है, मेरा ख्याल है कि पंजाब में शायद 2-3 पोजीशंस गवर्नमेंट की हैं और बाकी 15 में से 13 जो है प्राइवेट स्कूल्स की हैं और जो है ना वो लेकिन गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने इसको एक टिकटॉक फॉर्म में या टिकटॉक से सीख के या फेसबुक की रील से सीख के उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ज़िला वाइज या उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल वाइज पोजीशंस अनाउंस कर दी हैं कि जी हमारी यूनियन का टॉपर बच्चा ये है, और उसका उन्होंने फ्लायर बना के अपने फेसबुक पेज पे लगा दिया। अब जो वहाँ के वालिदैन हैं जो उस इलाके के हैं, उस स्कूलों के हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बच्चा टॉपर इसी स्कूल से आया है। अच्छा, इसी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे ने टॉप किया है। अच्छा, ये काम पहले प्राइवेट स्कूल करते थे कि वो अपने इलाके में अगर कोई एक स्कूल है मॉडल टाउन में किया तो वो जी, फिर अपना वो जी हमारे लगा मॉडल टाउन में देते टॉप थे, करने वाला बच्चा ये है। अब गवर्नमेंट ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। चलें, एक तरह से ये ठीक भी है कि हौसला अफजाई होगी और आने वाले वक्त में बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो चले उम्मीद ही कर सकते हैं, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है ना कोई ज़्यादा जगह जो है वो बनाई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से। चले, अब मैट्रिक का इम्तिहान आ गया है, बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमने किस साइड पर जाना है, क्या डिग्री हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा टाइम उन्हें मिलता है, क्या इसमें वो कोई फौरी तौर पर कोई शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो पीछे उनके पास 3 माह थे, अभी गुजर गए 3 माह तकरीबन, ये 3 माह और अभी 1 माह और है, इसमें वो शॉर्ट कोर्सेज कर सकते थे। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर सकते थे, अपने फोकस को क्लियर कर सकते थे, और अभी भी उनके पास टाइम मौजूद है। ये बच्चों के पास टाइम, और टेक्नोलॉजी ने इनको इतना टाइम दे दिया है, इतनी इनको आज़ादी दे दी है कि ये बहुत अच्छी तरह से अभी भी स्टडी इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं। बच्चों का मिजाज बनाया जाना चाहिए
और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ये स्टडी है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है या कारआमद साबित हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये बच्चों के पास बहुत बड़ा स्कोप है। आपके चैनल पे जब मैं आता हूँ मैं चैट जीपीटी की मशहूरी करता हूँ। वो बेसिकली उसकी मशहूरी नहीं है, वो हमारे बच्चों के पास एक टूल है जो बच्चे इस्तेमाल करके अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। एक वो उनका बच्चों का एडवाइज़र मौजूद है आपके पास जो आपको बेहतरीन नॉलेज के साथ हर तरह का मशवरा दे सकता है। तो बच्चों से फिर यही गुजारिश है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखें, हर प्रॉब्लम का हल उससे पूछें, हर चीज़ का सोल्यूशन उससे पूछें, हर नया स्टेप जो लेने लगे हैं उसके बारे में उसको बताएं और उसकी राय लेते हुए फिर अपना अगला स्टेप लें। क्या बात आज है। फिर यही कहूँगा। तो रज़ा साहब, आजकल टेक्निकल कोर्सेज और डिप्लोमास वो बच्चों के लिए क्या आने वाले मुस्तकबिल में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए 35 लाख जब बच्चा मैट्रिकुलेशन करता है, ये 35 लाख बच्चा जो रेगुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में अगर जाएगा तो इन्हें कल को जॉब्स नहीं मिलेंगी। सही है। और ये फिर किसी आगे जाके इनके लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। ये सही वक्त है बच्चों के पास कि वो मैट्रिक के बाद ये फ़ैसला करें कि उन्होंने अगली अपनी लाइन क्या अख्तियार करनी है। मैं यहाँ वालिदैन को, बच्चों को, दोनों को मुखातब करके ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें आप चाहते क्या हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, हम पैसा कमाएं, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, फिर आप बिज़नेस में जाएं, फिर आप स्टार्टअप में जाएं। और अगर आप बच्चे ये चाहते हैं, उनकी सोच में ये बात मौजूद है, वालिदैन की सोच में ये बात मौजूद है कि हमने ताकतवर बनना है, हमने कोई ताकतवर पोस्ट लेनी है, तो फिर आप वकील बने, जज बने, CSS करें, आप मुकाबले का इम्तिहान दें या आप पॉलिटिशियन बने। तो ये वो सारे ओहदे हैं जो आपको ताकतवर बना सकते हैं और पैसा वाइस वर्सा इनके साथ ही चलता है। तीसरी बात ये है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम सर्विस करें, हम सादी जॉब करें, हम सुकून से रहें, हम इतनी टेंशन ना लें, हम अपना एक पाथ पे बनाएं और उसको फॉलो करें, तो वो बच्चे जो हैं कोई टीचिंग के शोबे में आ सकता है, सर्विस के शोबाजात में आ सकता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। वो इस तरह के शोबाजात को पहले अपनी चाहत से मैच करे और उसके बाद उसका इंतखाब करे। ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास। लेकिन अब जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चों ने जाना है, एडमिशन लेना है इंटरमीडिएट में, और जिस तरह प्री 9 होती है इसी तरह प्री फर्स्ट ईयर भी बच्चे जो है ना वो ले रहे होते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? आपको क्या लगता है बच्चों को फ़ायदा होता है वैसे उसका? एक्चुअली ये सिर्फ कॉलेजेस की एक प्लानिंग होती है कि बच्चों को हम अपने ग्रुप के अंदर ही रखें और हमारा बच्चा किसी और स्कूल कॉलेज में ना चला जाए, तो हम उनको अपने साथ एंगेज रखें, इसलिए हम प्री फर्स्ट ईयर अनाउंस कर देते हैं। इसी तरह प्री 9th भी अनाउंस करने की रीज़न यही होती है। तो कोई और लॉजिक, कोई और रीज़न नहीं होती, नहीं और कोई रीज़न नहीं होती। ये सिर्फ अपने क्राउड को अपने साथ मुंसलिक रखना, अपने बिजनेस को अपने साथ मुंसलिक रखना, ये सिर्फ ये इतनी इसकी टोटल इसकी प्लानिंग होती है और कुछ भी नहीं। और इसका कोई फ़ायदा नहीं इसका, देखें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अगले साल तो गवर्नमेंट ने ये मेहरबानी की है, 8th का एग्ज़ाम दोबारा से शुरू कर दी है। वो शुरू करने की वजह से जो पहले अक्सर स्कूल जो हैं वो 8th पढ़ाते ही नहीं थे, 8th पढ़ाते ही नहीं थे और 9th में प्री 9th में अच्छा प्री 9 कर देते थे पूरा साल, और बच्चों को वो बुक्स 2 साल पढ़नी पड़ती थी। तो अब 8th आप बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप देखें आपने जो मैथ्स डिवाइड किया हुआ है उसकी स्टेजेस हैं। 7th में पढ़ा, जो 8th में मैथ्स पढ़ेंगे वो इंटरलिंक होगा 7th के साथ, और वो फिर आगे जाके वो 9th के साथ इंटरलिंक होगा। फिर आपने एक पूरा एलिमेंट बीच में से निकाल दिया और आप बच्चों को कह रहे हैं कि डबल आप स्टेप चढ़ें, तो वो बच्चों के लिए मुश्किल भी होता है। और बच्चे जब इस तरह की मुश्किल को फेस करते हैं तो अक्सर बच्चे वीक भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा अगर 1 महीने का टाइम भी है ना बच्चों के पास, तो वालिदैन कहेंगे कि आप प्री 9 कर लें, प्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें, तो वो टाइम उधर गुजारने से बेहतर है आप कोई और स्किल डेवलप कर लें। जी, वो ज़्यादा अच्छा है। सब आज के बच्चों को ये चाहिए कि अपने आप को ना एक्सप्लोर करें। सबसे पहले अपनी चाहत देखें, जो मैंने पहले बात बताई कि अपनी चाहत के मुताबिक अपने शोबे का इंतखाब करें। और दूसरी बात ये है, दुनिया को एक्सप्लोर ये करें कि उनके पास कितने सारे शोबाजात मौजूद हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास फैसिलिटी मौजूद है। इसमें उनका AI बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चैट GPT उनको बता सकता है कि आप कौन से शोबाजात इख्तियार करेंगे तो आप कितनी इनकम कमा सकेंगे, आप कौन सा शोबा कितनी देर में मुकम्मल कर सकेंगे, आप उसमें एवरेज लेवल पे कितनी देर में रहेंगे, आप एडवांस लेवल में कितनी देर में पहुँचेंगे, और आपका जो शोबा आप इख्तियार करेंगे उसमें दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी कितनी डिमांड मौजूद है। तो अभी भी वालिदैन के पास भी टाइम है, स्टूडेंट्स के पास भी टाइम है कि आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर लें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट चीज़ों को देखें कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, और वालिदैन जो है वो बच्चों को फ़ैसला करने दें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, उनको असिस्ट ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि आप अपना जो फ़ैसला है उनके ऊपर जो है ना थोपने की कोशिश करें। फिर बच्चे के इस तरह एक तो मोरल डाउन होता है और वो इंटरेस्ट नहीं रहता है बच्चे का, और वो
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे साथ रज़ा रहमान साहब मौजूद थे, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे हमने बात की। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। प्रजना, फॉलेज एक ऐसा मर्ज़ है जो दुनिया भर में अमवात की एक बड़ी वजह है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में कम व बेश 10 करोड़ से ज़ायद लोगों में फॉलेज का मर्ज़ पाया जाता है, और फॉलेज दुनिया में इंसानी अमवात की 5वीं बड़ी वजह भी बन चुका है। इन मरीज़ों के लिए किस तरह के इलाज का बंदोबस्त किया गया है, किस तरह के इक़दाम जो हैं वो मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कासिम बशीर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, न्यूरो फिजिशियन है, सर्विसेज हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। और बिलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे। ये जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं ये तो बड़े ख़तरनाक होते जा रहे हैं कि जिस तरह शुगर बढ़ती जा रही है, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, दिल के मामलात बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह फॉलेज भी इसी में फॉल करता है कि इसमें भी लोगों के माजूर होने की रेशो है, फिर अमवात की रेशो बढ़ती जा रही है। तो ये क्यों इतना फैलता जा रहा है? फॉलेज या स्ट्रोक की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्यों इतना फैलता जा रहा है? जी, तो इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हमारे खत्ते में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, वे ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो गया। जब से सोशल मीडिया, इंटरनेट के भी बहुत यूज़ होना शुरू हुआ है तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी कम होने लग गई हैं। बच्चों में भी अगर आप देखें तो वो बहुत एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। अब अगर जब आप बाहर के मुल्कों में फालिज के प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो फालिज के बारे में अब सिर्फ ये नहीं सोचा जाता कि 25 साल जो आपने बताया, ये फैक्ट्स बहुत अलार्मिंग है, मगर अब जो बात होती है वो आपको स्टोरीज़ बताते हैं कि 10 ईयर ऑनवर्ड, 10 ईयर का बच्चा जब है उस वक्त उसको कैसे आपने एक्टिविटीज़ में, डाइट में करना है ताकि उसकी फ्यूचर प्रिवेंशन हो। तो स्टडीज़ हैव गॉन के वो आपको बता रही हैं कि आप 10 साल के बच्चे को से आगे ऑनवर्ड लाइफस्टाइल, हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो वो बच्चे का फ्यूचर रिस्क कम होगा। तो हम तो अभी बहुत ज़रा पीछे हैं उस मामले में, मगर मेन वजूहत ये हैं कि हमारे रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में कभी ओबेसिटी देखने को नहीं मिलती थी, अब वो देखें, अब हर दूसरा बंदा जो है ओबीज है। बिल्कुल, और उसकी शायद एक वजह ये भी है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, फास्ट फूड्स बहुत हैं, इजी टू एक्सेस, और तो उस तरह की चीज़ों में हम बहुत जाते जा रहे हैं। तो ये जिस तरह ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ऑब्वियसली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं और स्ट्रोक्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से स्ट्रोक या ये जो फॉलेज का अटैक होता है हमें? जी, तो फालिज जो हैं उसकी 3 किस्में हैं। एक है कि अगर कहीं से क्लॉट या खून का लोथड़ा कहीं से आए और वो आपके ब्रेन की ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे, उसको हम अपनी टर्म में कहते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, कि नाली बंद हो गई है और आगे खून नहीं जा रहा। दूसरा ये है जो ज़्यादातर आपको देखना पड़ता है, देखते हैं आप ब्लड प्रेशर के सिलसिले में, वो है कि जो ब्लड वेसल है वो रप्चर कर जाती है। तीसरा ये है कि ब्लड वेसल की कहीं ब्लॉकेज हुई भी है, वो थोड़ी देर के लिए आपका खून फ्लो रोकती है, वार्निंग होती है और बंदा इम्प्रूव कर जाता है इन अ मैटर ऑफ टाइम। तो उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। तो ये 3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये फालिज होने की चीज़ें होती हैं, और ये 3 किस्में हैं उसकी। और अगर फालिज हो जाए एक शख्स को तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर सकता है? जी, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अर्लियर भी नहीं, मैं कहूँगा अर्लीस्ट द आइडेंटिफिकेशन, द बेटर द ट्रीटमेंट, द बेटर द चांसेस। तो फालिज अनलाइक कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक, ब्रेन जो है वो मसल नहीं है, ब्रेन जो है, हार्ट जो है वो मसल है, ब्रेन मसल नहीं है, ब्रेन का स्ट्रक्चर फ़र्क है। तो एवरी मिनट जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो ब्रेन के सेल्स जब डाई करना शुरू करेंगे, वो इरिवर्सिबल डैमेज है। तो इसलिए अर्लीस्ट द रिकग्निशन अगर आपको हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ, तो वो उसमें फिर लाइफ सेविंग मेजर्स आते हैं। तो पहले 4.5 घंटे में आपको IV थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर पहले 8 घंटे या 24 घंटे में समटाइम्स आप एंजियोग्राफी के ज़रिए भी चीज़ें कर सकते हैं, मगर मेजॉरिटी जो हैं वो IV इंजेक्शन से भी काफ़ी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन से भी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। चलिए, ये तो एक ओवरऑल था ना व्यू के हम बात करते हैं कि फॉलिज है क्या और किस तरह देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा लाहौर में जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। बिलाल, आपसे स्टार्ट करूँगी। क्या सूरत हाल आपको लगती है, फिर डॉक्टर साहब से इसका जवाब लूँगी, कि जो लाहौर समेत पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे किस तरह की सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं अगर ये पेशेंट आ जाता है स्ट्रोक का? तो देखिए मुनीबा, ये जो टॉपिक है आज का ये बड़ा अहम है। स्ट्रोक हमेशा से जो है ये निगलेक्ट होता रहा है। ये जो स्पेशलिटी है, इसके जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख्वार होते हैं,
उसकी वजह ये है कि जब स्ट्रोक होता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके एक एक मिनट जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह कार्डिक अरेस्ट है, आपको टाइम नहीं मिलता, इसी तरह सिमिलरली जो पोजीशन है वो भी स्ट्रोक में भी है। स्ट्रोक के पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल्स के अंदर लाया जाता है तो फिर उसकी 2 से 3 घंटे इंतहाई अहम होते हैं, जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो एक इंजेक्शन होता है TPA वो लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो बर वक्त ना लगाया जाए तो पेशेंट माजूर भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब पेशेंट को रिस्पॉन्स किया जाता है इमरजेंसी के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारी इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। वहाँ पे जो मेडिसिन के पेशेंट्स हैं वो उनको देखते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कॉल करनी होती है कि न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन आके फिर उस पेशेंट को डायग्नोस करके फिर उसको जो है ये इंजेक्शन लगाए। तो मीनवाइल ये जो घर से निकल के आपने एम्बुलेंस में आना, एम्बुलेंस से फिर आपने इमरजेंसी में आना, फिर स्ट्रेचर मांगनी, फिर आपने पर्ची बनवानी, फिर आपने ओए करके डॉक्टर्स को बुलाना, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आना, फिर इसको चेकअप करना। तो मेरा ख्याल है ये जो 2 से 3 घंटे का जो हम टाइम दे रहे हैं, ये इससे ज़्यादा का टाइम जो है ये निकल जाता है। तो यही वो वजह होती है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रोक के पेशेंट अक्सर मजदूरी का शिकार होते हैं। और आपने जैसे इंट्रो में बताया था तकरीबन पाकिस्तान में भी 1.5 लाख अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। और इसकी जो बीमारी है इसमें हर दूसरे दिन जो मरीज़ हैं उसमें इजाफा हो रहा है। बल्कि मैं एक जगह ये भी पढ़ रहा था कि हर 1 मिनट में तकरीबन पाकिस्तान में अंदर 400 से पेशेंट्स भी इसके जो है ये बढ़ते हैं। तो इतना इस किस्म का जो पेशेंट है ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो इसकी डायग्नोसिस हैं, जो इसका इलाज मुआवजा वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। लाहौर शहर के अंदर सिर्फ 4 से 5 हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अवेलेबल है। कोई ट्रॉमा का कोई पेशेंट आ जाए या कोई स्ट्रोक का कोई पेशेंट आ जाए, लेकिन जब इस तरह के पेशेंट बड़ी एमरजेंसी सूरत हाल में आते हैं तो एमरजेंसी के अंदर उसको क्विक रिस्पांस देना, फिर उसको वेंटिलेटर्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे पेशेंट्स को मैंने अक्सर देखा है, हमें बहुत ज़्यादा लोगों वेंटिलेटर्स तो होते की आते हैं को रप्चर हो जाती होती है समटाइम वेन्स, या उसको कुछ स्ट्रोक आ गया या उसका कोई जो खून का लोथड़ा है वो कहीं पे फंस गया, तो उसको आगे उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट को फिर सांस में बड़ी दुश्वारी आती है। तो ये जो सिर्फ पंजाब के अंदर 15 सेंटर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ ये अवेलेबल है। और ये जो इंजेक्शन है जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की, ये इंजेक्शन तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का है, जो कि एक हॉस्पिटल में मिलता है। मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ रहा था कि ये इंजेक्शन होता किसके पास है, क्योंकि हमें तो ये भी आता है कि इसका मिसयूज़ भी होता है। फिर उसके बाद जो सेंटर्स बनाए गए हैं, ये कैसे जो पेशेंट है इसको रिकमेंड न्यूरो फिजिशियन करता है या मेडिसिन के डॉक्टर खुद ही इसको लगा देते हैं। फिर इसके अलावा सिर्फ बकाया अगर कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे इसको किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रोक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंजेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब बताइए कि ये कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इतना एक्सपेंसिव है। और जिस तरह और बिलाल कहते हैं कि मिसयूज़ भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर किया जा रहा है। जी, तो इसमें जो बिलाल ने भी आपको समरी बताई है ये काफ़ी रेलेवेंट है जो कम्युनिटी में हो रहा है। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंस 2024 अक्टूबर 2024 एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन निकला था स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ से। तो पंजाब इज़ वेरी यूनिक इन दिस सेंस कि ये इनिशिएटिव लिया गया। उसमें एक बॉडी क्रिएट की गई, प्रोविजनल स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर, और ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ का प्रोग्राम था। उसका मैं ही फोकल पर्सन हूँ। और इसका आइडिया ये था कि एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट होगा सर्विसेज हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोग 2021 में पब्लिक सेक्टर में ये TPS इंजेक्शन दे रहे थे, तो हमारा एक्सपीरियंस था। तो अप्रैल 24 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस ये है कि हमने पंजाब की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 130 मिलियन है, तो हमने मल्टीपल प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स क्रिएट करने, प्रेफरेबली जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हैं, वहाँ के अमले को ट्रेन करना है, वहाँ के हर इमरजेंसी में एक स्ट्रोक बे क्रिएट करना है और एक स्ट्रोक यूनिट क्रिएट करना है। अच्छा। ताकि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो। फिर अप्रैल 24 में हमने कॉस्ट सेंटर की फंडिंग आती है स्पेशलाइज्ड हेल्थ से, और कॉस्ट सेंटर ने एक बल्क में TPA परचेज़ किया बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट्स कि कितनी हमारी यूटिलिटी होगी 24-25। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में एज ऑफ दिस मंथ तकरीबन 135 मिलियन स्पेंड हुआ है। और तकरीबन 550 पेशेंट्स को TPA लगा है फ्री ऑफ कॉस्ट एट दीज 14 सेंटर्स अक्रॉस पंजाब,
जिसमें सबसे छोटा इन द मोस्ट रीसेंट एडिशन वाज DHQ भक्कर हॉस्पिटल। ओके। और ये वो सारे एरियाज़ हैं जो मेन सिटी से 5-7 घंटे दूर हैं, और ये मरीज़ जब वहाँ से निकलते हैं तो उनका तो कुछ चांस ही नहीं है कि उनको कोई टीका लगेगा किसी भी अर्बन सेंटर में वो पहुँच जाएँ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों का प्लान अब ये है कि अभी रिसेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि 10 और सेंटर्स क्रिएट किए जाएँ, उसकी फंडिंग भी और आई है, और हमारा इस साल का एस्टिमेट है कि 1500 प्लस पेशेंट्स इससे बेनिफिट करेंगे। और जो TPA है ये इसकी जो टाइम बार है कि अगर आप 80 साल से कम हैं, 80 एंड बिलो, तो आपकी टाइम विंडो है 4.5 आवर्स, यानी कि अभी किसी को स्ट्रोक होता है तो यहाँ से घड़ी शुरू होती है 4.5 घंटे। उसके अंदर अंदर वो आपने रिकग्नाइज करना है, आपने हॉस्पिटल पहुंचना है, आपका ठीक है। स्कैन होना है, बेसिक लैब्स होनी है, न्यूरोलॉजी वालों ने आपको देखना है और ये TPA लगना है। अगर आप 80 एंड अबव हैं तो आपकी ये विंडो शॉर्ट होके 3 आवर्स पे चली जाती है। ओके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस भी उसके लिहाज से हो, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, चीज़ें लाना शुरू कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर HR को बिल्डअप करना शुरू कर दें, मगर पब्लिक में अवेयरनेस ना हो तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा एक अवेयरनेस का एक फैक्टर बनेगा जिससे और लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। वरना हमारे पास अभी भी काफ़ी ऐसे लोग लैंड कर जाते हैं जो इन विंडो से आउट होते हैं, और ये भी उनको पता होना चाहिए कि उनके अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में भी सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं और हैं, ताकि वो ये बड़े शहरों की तरफ रुख मत। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने कोशिश की कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जा सकें जिसका आपको भी फ़ायदा हो, आपसे जुड़े लोगों को भी फ़ायदा हो, कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हालात पैदा हो जाते हैं, कोई स्ट्रोक हो जाता है, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं अपने इलाज के लिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं चीनी बहरान के हवाले से कि हमें कुछ अरसे बाद ना कोई बहरान सहना पड़ता है। पहले गंदम का मामला होता था, आटा गायब हो जाया करता था जब कीमतें नहीं बढ़ाई जाती थी, तो अब वो ओपन छोड़ दी गई है उसकी कीमत, तो वो सेटल डाउन हुआ है मामला। तो अब चीनी के साइड पर आ गए हैं कि अब पिछले कुछ अरसे से 3-4 महीनों से चीनी का जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। अब इतना ख़राब हो गया है कि मार्केट से चीनी गायब हो गई है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इजलास भी हुआ है हुकूमती अरकान के, और ख़ास तौर पर जो मिल्स मालिकान है, शुगर मिल्स मालिकान है, उनके साथ क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या मामला तय पाए हैं, क्या चीनी जो है ना वो 200 रुपये फ़ी किलो से कम हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या इससे भी ज़्यादा होगी, मार्केट में मिलेगी, नहीं मिलेगी, सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। जाहिद साहब, जहाँ आप रहते हैं वहाँ मिल रही है चीनी कि नहीं मिल रही है? चीनी कहीं कहीं मिल रही है लाहौर में, कहीं कहीं मिल रही है। कितने रुपए कीमत इस वक्त 2-3 चीज़ें उसमें फैक्टर सामने आ रहे हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से अब जो कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ दुकानों पे बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगवा दिए कि 173 रुपये फ़ी किलो चीनी मिलेगी। ठीक है। तो वो दुकानदार कई इस तमाम उससे बचने के लिए, इंतज़ामी कार्रवाई से बचने के लिए 173 रुपये फ़ी किलो चीनी बेच रहे हैं। लेकिन जहाँ पर इंतज़ामिया की नज़र नहीं पड़ रही, ये नज़रों से ओझल चीज़ें हैं, वहाँ पर तकरीबन 180 तक चीनी का रेट 190 तक भी गया है। लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन फ़िलहाल भी 180 से कम कहीं जो आम दुकानें हैं वहाँ पर नहीं चीनी मिल रही। लेकिन अब जो इसमें ट्विस्ट आ रहा है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो तो गो के एक कह सकते हैं बेहतरी के लिए की जा रही है। अगर हम इस तरह देखें कि जी जो मुकर्रर रेट है उसके बैनर्स लग गए हैं, उसके पोस्टर्स लग गए हैं, हुकूमत उसके लिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहाँ पे मसला ये आ रहा है कि दुकानदार को चीनी होलसेल से महंगी मिल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब 173 रुपये पे उनको नहीं मिल रही, जिसको हुकूमत कह रही है कि आप 173 रुपये बेचें। और ये मतलब कोई इसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि आप सिर्फ दुकानदार को टाइट कर रहे हैं। हाँ। और मतलब अगर ये 2-3 दिन से जो सरकारी बाकायदा आदादोशुमार जारी हुए हैं उसमें तकरीबन कोई 1300 दुकानदारों को एक दिन में जुर्माने हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जो डीलर जहाँ से चीनी होलसेल डीलर मिल्स मालिकान उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं है। वो आपस में बैठ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात खेल रहे हैं, और
तमाम तर जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए खिलाफ। दुकानदारों के खिलाफ की जा रही है। हम कोई दुकानदारों के वकील नहीं है दुकानदारों का, लेकिन एक जेन्युइन मसला है कि दुकानदार कहता है कि यार मुझे 175 176 रुपए से कम होलसेल से मिल नहीं ही मिल नहीं रही रही है, तो मैं उस कैसे पे मैं 173 दे दूं? 4-5 रुपए फी किलो मुनाफा रखूंगा, अपने अखराजात पूरे करूंगा तो मैं बेचूंगा। आप मुझे कह रहे हैं 173 रुपए बेचें, लेकिन कई दुकानदार हैं जो बाद नखास्ता कह रहे हैं कि जी हम इंतज़ामी कार्रवाई या इनसे टकराने की बजाय या इनसे उलझने की बजाय हम 175 रुपये ला के 173 रुपये दे रहे हैं, 2 रुपये फ़ी किलो हम घाटा खा रहे हैं। मतलब इस वक्त ये सूरत हाल है मार्केट में। लेकिन जो दुकानदार नहीं बर्दाश्त कर सकता ये वो नहीं बेच रहा, उसने बेचने से इनकार कर देगा, जी मैं रख ही लेगा चीनी। अब उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप चीनी क्यों नहीं बेच रहे हो, नहीं बेच रहा मैं चीनी, मुझे नहीं इसमें कोई 4 पैसे बच रहे तो मैं नहीं बेचूंगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त मार्केट में है। और हुकूमत, शुगर मिल्स मालकान और डीलर्स वो आपस में एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जितना इसमें तख़ीर होती जा रही है, मतलब शुगर मिल्स एक ऐसा कारोबार है कि जितने दिन तख़ीर होगी उनका मुनाफा उतने दिन चलता रहना है। मतलब अगर हम ये देखें कि 165 रुपए पे शुगर मिल्स ने अब एग्री किया है कि हम 165 रुपए फ़ी किलो चीनी फराम करेंगे, ठीक है। यानी शुगर मिल्स ये मान रही हैं कि 165 रुपए पे उनको कोई नुकसान नहीं है। ये इजलास में तय हो गया, इजलास में तय हो गया। 165 रुपए में वो शुगर करेंगे। शुगर मिल्स देंगी, 169 रुपए होलसेल डीलर जो है वो देगा और 173 रुपए परचून पे बेची जाएगी। ये चीज़ तय हो चुकी है। ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को भी देख लें कि 165 रुपए के शुगर मिल्स वाले मान गए हुकूमत के सामने कि ठीक है जी हम 165 रुपए बेचेंगे, तो 180 रुपए जो बेचते रहे हैं शुगर मिल्स वाले, 15 रुपए फ़ी किलो एक्स्ट्रा मुनाफा लेते रहे अपने बताए हुए मुनाफे से ज़्यादा। वो अगर सिर्फ एक माह के लिए 15 रुपए फ़ी किलो चीनी महंगी बेची जाए तो कम से कम 6 अरब रुपया 84 शुगर मिलों की जेब में जाता है। 6 अरब। और उसमें से 8-10 शुगर मिलें ऐसी हैं जिनका शेयर तकरीबन 50-60% से भी ज़्यादा, बाकी छोटी शुगर मिल्स हैं उनका इतना नहीं है। यानी जो शुगर मिल्स बड़ी हैं वो 6 अरब में से सिर्फ एक महीने की हम ये बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह हर महीने इस किस्म का किया जाए, मसलन अब अगर आज से तकरीबन 6-7 माह पहले 140 रुपये बिकती रही है चीनी, 140 रुपये 135 रुपये मार्केट में दस्तियाब रही है। और सबसे बढ़कर मज़ेदार चीज़ ये है कि चीनी ऐसा आइटम है जो कि सिर्फ 3 माह तैयार होता है। उसकी जो शुगर मिल्स हैं सिर्फ 3 माह के लिए चलती हैं, दिसंबर के आखिर में चलती हैं, जनवरी फरवरी और मार्च में उनका काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ वो बैठ के खाते हैं। वो चीनी तैयार करके अपने स्टोर्स में रख लेते हैं। उसके बाद उस पर कोई कारोबारी लागत, पैदावारी लागत, कोई उसका ऐसी चीज़ नहीं होती कि बंदा कहे कि ये चीज़ महंगी हो गई है इसलिए हमने इसे महंगे बेचना है। यानी जो चीनी उन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में जिस रेट पे तैयार की थी, वो रेट नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं हर महीने। अब जहाँ तक अब इनकी आप मैनिपुलेशन देखें कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, हुकूमत को इस चीज़ पर उन्होंने राज़ी कर लिया कि हर 2 माह बाद, हर 1 माह बाद 2 रुपए इजाफा कर दिया जाएगा। बढ़ेगी। हाँ जी, 2 रुपए इजाफा हो जाएगा। ये होगी। यानी जुलाई के लिए 173 रुपए थी कीमत, अक्टूबर अब जो अगस्त जैसे ही शुरू होगा तो ऑफिशियली 175 रुपए कीमत हो जाएगी। तो और जो शुगर मिल की कीमत है वो 165 से 167 रुपए फ़ी किलो हो जाएगी। फिर आप ना ये दुकानदारों के खिलाफ जो है ना ये कार्रवाई ना करें, उनके साथ ज़्यादती है। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे। चीनी के हवाले से हम मामलात क्या तय पाए हैं उसके ऊपर बात की है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। जनाब, मानसून का मौसम जहाँ गर्मी से राहत देता है, वहीं नमी, पसीना, गंदगी और जरासीम की अफजाइश जल्दी बीमारियों को दावत दे रही होती है। अब इस मौसम में एक्नी, फंगस, एलर्जी, खारिश जैसी शिकायत आम हो जाती हैं। ऐसे में सिर्फ महंगे केमिकल पर मबनी प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। कुदरती जड़ी बूटियों, सादा घरेलू टोटकों की तरफ रुजू करना मेरे ख्याल से ज़्यादा मौसर और महफूज हो सकता है। तो आज हम इसी वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें हमने अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखना है, कौन से ऐसे हर्बल नुस्खे हैं जो हमारी स्किन के लिए बेहतर हो सकते हैं, और किन कुदरती तरीक़ों से हम अपनी स्किन को साफ़, तरोताज़ा और सेहतमंद बना सकते हैं। बिकॉज़ एक्नी हो जाती है, एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को इस मौसम में हो जाती है, तो उस पर बात करनी है हमने। उस पर बात करने के लिए नैयर आपा ने आज हमें ज्वाइन किया है। आपको पता है कि हर्बलिस्ट हैं
और वो घरेलू नुस्खे बताती हैं, वो चीज़ें बताती हैं जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं और उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नईर, आप आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने स्किन के हवाले से ख़ास तौर पर आप बात करनी है क्योंकि ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाती है इस मौसम में। हाँ जी। कुछ लोग जो है ना एक्नी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपने कुछ हमें बताना है आज। हाँ जी बिल्कुल। गर्मी तो खैर चल रही होती है, गर्मी के बाद जब बरसात स्टार्ट होता है तो वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी अमराज जो है ये बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कुछ भी समझ नहीं लग रही होती, ज़ाहिर सी बात है कोई एंटीबायोटिक इस तरह की मेडिसिन वगैरह वहाँ पे काम नहीं करती। तो वहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो जो है ना वो क्योर आ जाती है इसके अंदर के प्रॉपर जो है वो डेली बेसिस पे आप नहाएं। नहाने के पानी के अंदर जो है वो आप क्या करें, अलग से एक देचकी के अंदर थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ और उसके अंदर आप एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का, इसको बॉईल करके नहाने वाला पानी जो है उस बाल्टी के अंदर ये वाला पानी आप डाल लें। ठीक है, तो जिन लोगों को ये जल्दी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो इसके साथ जो है वो नहाएं। उसके बाद जो है वो सिंपल आप एक एक्नी सूप जो है ये आप घर में भी बना सकते हैं। इसका बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आम जो साबुन आप यूज़ कर रहे हैं, आप क्या करें कि उसको क्रश कर लें, क्रश करके एक फ्राई पैन में डालें और आप थोड़े से नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड करके उसका जो पानी है उस साबुन के अंदर जो है वो डालें। अगर वो साबुन 100 ग्राम की आपकी टिकिया है तो वो वाला जो पानी है तकरीबन 2 टेबलस्पून होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और उसको आप फिर से जो है वो मेल्ट कर लें, उसमें पका लें। जब पानी ड्राई हो जाए एक चुटकी फटकड़ी डाल के आप किसी भी सांचे के अंदर आप शापर फैला के उसके अंदर आप उस साबुन को वापस डालें और उसको ड्राई होने दें। तो इस साबुन के साथ आप जिन लोगों को एक्नी है इसके साथ जो है वो फेस वॉश करें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है वो कोशिश करें सिंथेटिक कपड़े, ठीक है, जो नायलॉन के कपड़े हैं उनको अवॉइड करें। आपके बिस्तर की जो चादर है वो आप प्योर कॉटन की लें, कॉटन के कपड़े जो है वो आप पहने। ठीक है, अगर पसीना आ गया है तो आप जो है वो कपड़ों को फ़ौरन जो है वो चेंज कर लें, शावर लें। ठीक है, और बार बार जो है वो दिन में 3-4 दफ़ा साबुन के साथ भी बॉडी को धोना। ये जिस तरह से आपने बात की ड्राइनेस की, तो उसके साथ जो है वो फिर ड्राई हो रही होती है बॉडी आपकी। ठीक है, आप शावर लें, सिंपल सा लें, हल्का सा जो भी आप फेस वॉश यूज़ करें उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिक्स करके उसके साथ आप नहा लें। उससे ये होगा कि माइल्ड हो जाएगा। जो फेस वॉश या साबुन के जो है वो हार्श केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी को जो है वो नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद जो है वो जिन लोगों की बहुत स्वेयर एक्जिमा है, खारिश है और जो है वो बिल्कुल जो है वो जख्म से हुए में है, क्योंकि हो जाता है इस तरह का इशू। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से वाइट पेट्रोलियम जेली ये आपने सिंपल लेनी है। ठीक है, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। कोई इसमें खुशबू नहीं हो, कोई इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और उसके बाद जो है वो आप लोगों को बोरिक एसिड, ये भी आपको आराम से मेडिकल स्टोर से आप ये दोनों चीज़ें ले आए। ये आपकी बेहतरीन एंटी रैश, एंटी फंगल आपकी जो है ये क्रीम बन जाएगी। आपने अगर 1 टेबलस्पून के करीब जो है ये वाइट पेट्रोलियम जेली ली है, 1 टेबलस्पून ही आपने उसके अंदर बोरोक पाउडर मिक्स कर लेना है। ये आपकी एक पेस्ट बन जाएगी, क्रीम की तरह से बन जाएगी। तो ये अगर आप लगा लेते हैं तो इसके साथ ये है कि आपकी जो है वो एक तो खारिश वगैरह नहीं होगी और दूसरा इसके साथ आपके रैशेज वगैरह जो है ना वो आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1। साथ ही साथ हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया, आयशा है मुल्तान से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा, ठीक है आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी वो ना पैरों पे दाने निकले हुए हैं। ठीक है जी, ना तो कोई ऑयली खाती हूँ ना कुछ ऐसा कोई, तो इस वजह से पता नहीं गर्मी की वजह से है। ठीक है, उसके लिए आप रेमेडी पूछना चाह रही हैं। ठीक है आयशा, आपको भी बता देते हैं। कह रहे हैं ना कोई ऑयली चीज़ खाती हूँ ना कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों निकल रहा है। पंसारी के दुकान से ना आप जाके ना अर्के मुको और अर्के उनाब, ये 2 जो है वो अर्क ले आए। तीसरा अर्के कासनी साथ ये ऐड कर लेंगे तो दानों वगैरह के जो दाग धब्बे बाद में रह जाते वो नहीं होंगे। अर्के मुको, अर्के कासनी, अर्के उनाब, ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगी। ये करना क्या है? ये तीनों को आप मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके रख लें। खाली पेट आधा कप इसको नीम गर्म करके कंज्यूम करना शुरू पीना है इसको। जिन लोगों को एलर्जीज बढ़ जाती हैं, खारिश हो जाता है, रैशेज, जल्दी अमराज जिन लोगों को इस मौसम में खासकर हो जाते हैं,
ये वाले जो 3 अर्क हैं ये बेहतरीन आपके नेचुरल जो है वो आपकी जो एंटी एलर्जी आपका जो है ये ड्रिंक आपका बन जाएगा। तो आप ये लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है ना वो स्किन को सुकून आ जाएगा, आपके जल्दी अमराज जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उसके बाद जो है वो जिन लोगों को ये एक्नी वगैरह के इशू हैं, आप क्या करेंगे, नीम और ग्रीन टी, ठीक है, इन दोनों को बराबर आप लेके, नीम के पत्ते खुशक और ग्रीन टी आपको आराम से मिल जाती है, चाय सब्ज चाय, उसका पाउडर बना के आप इस तरह से रख लें। आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून ये वाला पाउडर लेना है, इसमें आधी चाय की चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी की डालें और इसकी पेस्ट बना के फेस को वॉश करके ये आप लगाएं। कोई क्रीम वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी। ये अगर आप आधा घंटा के लिए फेस के ऊपर लगाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इचिंग रैश खारिश है तो उसके अंदर आप एक चुटकी जो है वो इसकी डाल लें कफूर की, क्योंकि कफूर की जो प्रॉपर्टी है, क्वालिटीज़ है, ये दाग धब्बों को ख़त्म करता है, सूदिंग प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी स्किन की बॉडी की ख़त्म करता है। तो ये वाला फेस पैक अपन में फेस पे आप फुल बॉडी पे लगाएं, आधा घंटा लगा के वॉश करें। आप देखेंगे कि आपको सुकून, आपको जो एक जलन और इन्फ्लेमेशन हो रही है आपको वो नहीं होगी। और इसी का आप टोनर बना लें। यही जो हमने ग्रीन टी और नीम के पत्ते हैं, ये आप जो है वो 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 टेबलस्पून इसका डालें और दम दे दें। एक बॉयल आए उसके बाद आप इसको शावर बॉटल के अंदर डाल लें। ये आप नहाने के बाद फेस पे पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें। सही है, ठीक है। इसके साथ भी खारिश नहीं होगी, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ये क्या बात है, तो ये बड़ी अच्छी रेमेडीज है। ये क्या है? हाँ जी, ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जिन लोगों को जो है वो एंटी एलर्जी खाना पड़ती है तो टेम्परेरी जो है वो कोई भी जो है वो सुकून मिलता है, तो ये काली हड़ है। काली हड़, ये आप पाउडर लाजमी 2 माह के लिए बना के रखें, आपको एंटी एलर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, काली हड़ आपने लेनी है 50 ग्राम, 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी या बादाम का तेल आपने डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। ये क्वांटिटी में थोड़ी सी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसका आप पाउडर बना लें। ठीक है, 50 ग्राम इसका पाउडर है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आपने सूंड, खुश्क जो अदरक होता है, 1 खाने का चम्मच आपने सूंड इसमें डाल के ये पाउडर बना के रख लें। इसके अंदर आप थोड़ी सी हनी मिक्स कर लें, ये मजून बन जाएगी। तो जिन लोगों को एंटी एलर्जीज लेना पड़ रही हैं वो ये वाली मजून आधी चाय की चम्मच के करीब जो है वो निहार मुँह लें और ऊपर से नीम गर्म पानी जो है वो पी लें। ठीक है। जिन लोगों को भी जल्दी इमराज है उसके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है। उसके बाद जो है वो अजवाइन भी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जो है वो आपकी एलर्जीज वगैरह को, इस तरह के इश्यूज को, इसको खाना नहीं है। अजवाइन का जो है वो आपने कहवा बनाना है। अजवाइन खैर कहवा पीने में भी जो है वो बेहतरीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करता है, लेकिन गर्म होती है। लेकिन इसका अजवाइन को आप जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून डाल के इसको जो है वो बॉईल कर लें, साथ थोड़े से नीम के पत्ते डाल लें। इसको बॉईल करके आप जो है ना इसको जो है वो आप बॉटल में डाल लें और इसको भी जो है वो आप अपनी बॉडी पे स्प्रे करें। ये वो चीज़ है इजीली अवेलेबल है, इजीली आपके किचन में। कहने का मतलब है कि वो चीजें, वो रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो इजीली आप घर में कर सकते हैं। चलें जी, ये सारी वो रेमेडीज थी जो आप इस मॉनसून के मौसम में कर सकते हैं अपनी सेहत को देखते हुए और स्किन को देखते हुए। तमाम तर प्रॉब्लम्स की रेमेडी हमने आपको बता दी है। नैयर आपा हमारे साथ मौजूद थी। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।